यह एक ऐसे अनाथ लड़के की कहानी है जो अभाव से लड़कर सफलता के शिखर पर पहुंचता है। शीर्षक राख से आसमान तक, अंधेरी रात और छोटा सा गांव। गांव का नाम था रतनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और बहती हुई छोटी सी नदी। रतनपुर देखने में जितना शांत और खूबसूरत था, कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में उतनी कड़वाहट घोल देता था। इसी गांव के किनारे पर एक पुरानी कपेल की झोपड़ी थी, जहां रहता था 9 साल का सूर्य। सूर्य का नाम उसके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ सूर्य रखा था। वह चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा, लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। जब सूर्य सिर्फ 5 साल का था, गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी का पानी सब कुछ बहा ले गया। उस काले भयानक दिन में सूर्य के माता पिता गांव वालों को बचाते बचाते खुद लहरों में समा गए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो सूर्य इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसका ना कोई भाई था, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार जो उसका सहारा बनता। गांव के लोगों ने उसे अनाथ कहना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र में जहां बच्चे अपने माता पिता के आंचल में छिपकर खिलौने से खेलते हैं, सूर्य रोटी की तलाश में भटक रहा था। उसके पास रहने के नाम पर वही टूटी हुई झोपड़ी थी। रात को जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता था। सूर्य झोपड़ी के एक कोने में सिमट कर बैठ जाता, अपनी पुरानी फटी हुई सूती चादर को खुद पर लपेट लेता और अपनी माँ की धुंधली यादों को याद करके चुपचाप रोता। उसके मन में बस एक ही सवाल आता, हे भगवान, मुझे ही अकेला क्यों छोड़ दिया? जब सबको माँ बाप दिए तो मेरी माँ और बापों को मुझसे क्यों छीन लिया? लेकिन हवा में उड़ते हुए पत्तों की तरह सूर्य के आंसुओं का जवाब देने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ दयालु लोग कभी कभी उसे बचा हुआ खाना दे देते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे मनहूस समझकर अपने बच्चों से दूर रहने को कहते। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर बैग टांग कर जब स्कूल जाते तो सूर्य दूर पीपल के पेड़ के पीछे छुपा हुआ उन्हें देखा करता था। उसके दिल में एक ही तड़प थी, पढ़ना। सूर्य का जीवन रोज एक नया संघर्ष लेकर आता था। सुबह उठते ही उसे अपने पेट की आग बुझाने की चिंता होती थी। वह गांव के छोटे मोटे काम करता, किसी का गोबर उठाना, किसी की दुकान पर बर्तन धोना या चाय के ढाबे पर पानी भरना। बदले में उसे सूखी रोटियां या 5-6 रुपए मिल जाते थे। एक दिन जब सूर्य गांव के चाय वाले राकेश काका के ढाबे पर बर्तन साफ कर रहा था, तभी गांव के जमींदार का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां आया। जमींदार का बेटा स्कूल के ड्रेस पहने हुए था और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर रंग बिरंगी किताब थी। सूर्य बर्तन धोते धोते बार बार उस किताब को देख रहा था। उसके मन में किताब के पन्ने पलटने की तीर विलालसा जागी। वह अपने भीगे हाथों को पहुंचते हुए थोड़ा पास गया और बोला, भैया, क्या मैं इस किताब को एक बार छू सकता हूँ? जमींदार के बेटे ने हंसते हुए सूर्य को धक्का दे दिया। सूर्य जमीन पर गिर पड़ा और उसके बर्तन झनझना कर बिखर गए। जमींदार का बेटा चिल्लाया, अरे अनाथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी किताब को छूने की? तू तो चाय के बर्तन धोने के लिए बना है, जा अपना काम कर। पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। वहां बैठे कुछ लोग हंसने लगे। सूर्य की आंखों में पानी भर आया। वो चुपचाप उठा, बर्तन बटोरे और अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन उसके दिल पर एक गहरा घाव लगा। उस ताने ने उसके अंदर एक अजीब सी आग जला दी थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन कहा, मैं नाथ जरूर हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर चाय के बर्तन नहीं धोऊंगा। उसी शाम जब सूर्य गांव के कबाड़ी की दुकान के पास से गुजर रहा था, उसने कबाड़ के ढेर में एक फटी हुई पुरानी किताब देखी। वह एक प्राथमिक हिंदी की किताब थी, जिसके कुछ पन्ने गायब थे और कुछ पर दाग लगे थे। सूर्य ने कबाड़ी वाले से गिड़गिड़ाकर कहा, काका, क्या मैं यह किताब ले लूं? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कल आपके लिए गांव से ढेर सारी लकड़ियां चुन कर ला दूंगा। कबाड़ी वाले को उस छोटे बच्चे पर थोड़ी दया आ गई। उसने हंसकर कहा, ले जा बेटा, वैसे भी यह रद्दी है। सूर्य ने उस फटी हुई किताब को ऐसे अपने सीने से लगाया जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वह भागता हुआ अपनी झोपड़ी में गया। उस रात झोपड़ी में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। सूर्य झोपड़ी से बाहर निकला और गांव की सड़क पर लगी एकमात्र स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे बैठ गया। उस पीली मध्यम रोशनी में सूर्य ने उस फटी किताब के एक एक अक्षर को पहचानना शुरू किया। सूर्य रोज रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। वह राहगीरों से अक्षरों के उच्चारण पूछता। गांव के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक थे, मास्टर रामचंद्र जी। मास्टर साहब बहुत ही
सुलझे हुए, दयालु और अनुशासन पर ये इंसान थे। वह रोज रात को खाना खाने के बाद टहलने निकला करते थे। पिछले कई दिनों से मास्टर साहब देख रहे थे कि एक छोटा सा गंदा फटे कपड़ों वाला लड़का खंबे की रोशनी में बैठकर घंटों पन्ने पलटता रहता है। एक रात मास्टर रामचंद्र सूर्य के पास जाकर खड़े हो गए। सूर्य पढ़ने में इतना मगन था कि उसे मास्टर साहब की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। वह उंगली रख रख कर जोर जोर से पढ़ रहा था। मास्टर साहब ने सूर्य के कंधे पर हाथ रखा। सूर्य डर गया। उसे लगा शायद कोई उसे डांटने आया है या वहां से भगाने आया है। वह जल्दी से अपनी किताब समेट कर खड़ा हो गया और बोला, मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। मास्टर साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्यार से सूर्य के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, और तुम इस समय सड़क पर क्यों पड़ रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सूर्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाढ़ की वह खौफनाक रात, माता पिता का चले जाना, गांव वालों के ताने और कबाड़ से मिली वह फटी हुई किताब। मास्टर साहब रामचंद्र ने सूर्य की पूरी बात सुनी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस बच्चे में सीखने की अद्भुत तड़प है। जहां साधन संपन्न बच्चे पढ़ने से जीव चुराते हैं, वहीं यह अनाथ बच्चा दिए के बिना सड़क की लाइट में पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने कहा, सूर्य क्या तुम सच में पढ़ना चाहते हो? सूर्य ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उस अनाथ शब्द को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहता। मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह 8 बजे तुम सरकारी स्कूल आ जाना, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च अब मेरा होगा। वह रात सूर्य के जीवन की सबसे हंसी रात थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में ईश्वर ने उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा है। अगली सुबह सूर्य ने अपनी एकमात्र साफ कमीज पहनी, चेहरे को पानी से धोया और दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। मास्टर रामचंद्र ने उसका दाखिला कक्षा 3 में करवा दिया। उन्होंने सूर्य की नई किताबें, कॉपियां, पेंसिल और एक नया बैग खरीद कर दिया। जब सूर्य अपनी नई किताबें लेकर कक्षा में बैठा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने किताबों की महक को अपने अंदर तक महसूस किया, लेकिन रास्ते में रुकावटें कम नहीं थी। कक्षा के अन्य बच्चे सूर्य से दूरी बनाकर रखते थे। कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। अरे इसके पास मत बैठो, यह तो वही अनाथ सूर्य है जो ढाबे पर बर्तन धोता है। बच्चे आपस में कान्हा फूसी करते। जब खेल का समय होता तो कोई उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता। सूर्य उदास होकर मैदान के कोने में बैठ जाता और बच्चों को खेलते देखता। लेकिन मास्टर साहब ने उसे एक बात सिखाई थी, सूर्य दुनिया तुम्हें तुम्हारी पहचान से गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान से उठना होगा। जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। सूर्य ने मास्टर जी की बात को दिल से लगा लिया। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया। वह सुबह 4 बजे उठता, झोपड़ी की सफाई करता, थोड़ा बहुत काम करके अपने खाने का इंतजाम करता और फिर स्कूल पहुंच जाता। स्कूल खत्म होने के बाद वह सीधे लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता। सूर्य की लगन का असर जल्दी दिखाई देने लगा। वह कक्षा में मास्टर जी के पूछे हर सवाल का जवाब सबसे पहले देता। गणित के कठिन से कठिन सवाल वह चुटकियों में हल कर लेता। कुछ ही महीनों में छमाही परीक्षा आई। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे स्कूल के होश उड़ गए। सूर्य ने अपनी कक्षा में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था। जो बच्चे कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब वह अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए सूर्य के पास आने लगे। सूर्य ने कभी किसी से नफरत नहीं की। जो भी उसके पास आता वह मुस्कुराकर उसकी मदद करता। उसने सीख लिया था कि यह नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि प्रेम और सफलता है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सूर्य अब 10वीं कक्षा में आ गया था। इन सालों में मास्टर रामचंद्र उसके लिए गुरु ही नहीं बल्कि पिता सम्मान बन गए थे। वह समय समय पर सूर्य का मार्गदर्शन करते, उसे किताबें देते और उसका हौसला बढ़ाते। लेकिन जिंदगी जब भी सीधी राह पर चलने लगती है, किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 2 महीने बचे थे। सूर्य दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वह पूरे राज्य में टॉप करे। लेकिन तभी एक दुख घटना घटी। मास्टर रामचंद्र का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। गांव के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। सूर्य के लिए तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका मार्गदर्शक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। सूर्य अस्पताल के बाहर दिन रात बैठा रहा था। उसके पास मास्टर जी की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। सूर्य ने ठान लिया कि वह
अपने गुरु को कुछ नहीं होने देगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ रात में शहर के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और वेटर का काम करना शुरू कर दिया। वह दिन में मास्टर जी की देखभाल करता, अस्पताल के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करता और रात को 8 बजे से 1 बजे तक रेस्टोरेंट में काम करता। वह 24 घंटे में मुश्किल से 4 घंटे सो पाता था। उसकी आंखें लाल रहती थी, शरीर थकान से टूटता था, लेकिन उसके हौसले के आगे थकावट भी हार मान चुकी थी। एक रात रेस्टोरेंट में काम करते समय बर्तन सूर्य के हाथ से छूटकर गिर गई। रेस्टोरेंट का मालिक उस पर बहुत चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? काम नहीं करना तो दफा हो जा यहाँ से। सूर्य ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे मत निकालिए, मेरे गुरुजी अस्पताल में है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। सूर्य की आंखों में सच्चा समर्पण देखकर मालिक का दिल पिघल गया। उसने सूर्य को ना सिर्फ काम पर बनाए रखा, बल्कि मास्टर जी की दवाइयों के लिए कुछ अग्रिम पैसे भी दे दिए। सूर्य की इस अटूट सेवा और डॉक्टरों की मेहनत से मास्टर रामचंद्र धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब मास्टर जी को होश आया और उन्हें पता चला कि सूर्य ने उनकी जान बचाने के लिए दिन रात काम किया है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी थी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मास्टर जी ने सूर्य को सीने से लगा लिया और बोले, सूर्य तू अनाथ नहीं है, तेरे जैसा बेटा तो बड़े बड़े भाग्यशाली लोगों को भी नहीं मिल सकता। तू इतिहास रचेगा बेटा, तू इतिहास रचेगा। मास्टर जी ठीक होकर घर लौट आए। अब सूर्य के पास बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ 12 दिन बचे थे। सूर्य ने इन 12 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह सोता कम और पढ़ता ज्यादा था। उसके मन में सिर्फ दो ही बातें थी, अपने मृत माता पिता का नाम रोशन करना और मास्टर जी के विश्वास को बनाए रखना। परीक्षा के दिन आए। सूर्य ने हर पेपर बहुत ही शानदार तरीके से लिखा। परीक्षा खत्म होने के बाद जब परिणाम का दिन आया तो पूरे गांव की नजरें इंटरनेट कैफे पर थी। मास्टर रामचंद्र खुद सूर्य को लेकर शहर के एक इंटरनेट कैफे में गए। कैफे में बहुत भीड़ थी। जब सूर्य का रोल नंबर कंप्यूटर में डाला गया और परिणाम स्क्रीन पर आया तो वहां बैठा हर इंसान दंग रह गया। सूर्य कुमार राज प्रवीण सूची स्टेट मेरिट लिस्ट स्थान प्रथम फर्स्ट रैंक। सूर्य ने पूरे राज्य में 98.4% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे रतनपुर गांव में फैल गई। जो गांव कभी सूर्य को अनाथ और मनहूस कहकर दुत्कारता था, आज वही गांव उसके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजा रहा था। जब सूर्य और मास्टर जी गांव पहुंचे तो गांव वालों ने सूर्य को कंधों पर उठा लिया। जमींदार जिसके बेटे ने कभी सूर्य को धक्का दिया था, आज खुद सूर्य के गले में माला पहनाने आया था, लेकिन सूर्य के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने सबसे पहले मास्टर रामचंद्र के पैर छुए और फिर अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर उस मिट्टी को नमन किया जहां उसके माता पिता का साया बसा हुआ था। सूर्य ने आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बापू माँ, आज आपका सूर्य थोड़ा सा चमका है, अभी मेरी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। राज्य में टॉप करने के बाद सूर्य को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली। इस छात्रवृत्ति के बल पर उसने शहर के सबसे नामी कॉलेज में विज्ञान विषय में एडमिशन लिया। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी, तेज रफ्तार गाड़ियां थी और आधुनिक विचारों वाले अमीर घरों के छात्र थे। जब सूर्य फटे जूते और साधारण कपड़े पहनकर कॉलेज पहुंचा तो एक बार फिर उसे वही पुरानी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कॉलेज के बच्चे सूर्य की सादगी और उसकी हिंदी भाषी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे। अंग्रेजी भाषा सूर्य के लिए एक बड़ी रुकावट बनकर आई। कॉलेज में ज्यादातर लेक्चर्स अंग्रेजी में होते थे। शुरू शुरू में सूर्य को प्रोफेसरों की बातें समझ में नहीं आती थी। उसे लगता था कि वह पीछे छूट रहा है, लेकिन सूर्य हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। वह रोज कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने तक वहीं बैठा रहता। उसने एक पुराने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी खरीदी। वो रोज 50 नए अंग्रेजी शब्द याद करता। वह शीशे के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करता। रात में जब हॉस्टल के कमरे में सबसे सो जाते तो सूर्य टॉर्च की रोशनी में अंग्रेजी की किताबें पढ़ता। उसकी इस अटूट मेहनत का नतीजा यह हुआ कि 6 महीने के अंदर सूर्य न केवल फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगा, बल्कि उसने कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में पहला पुरस्कार भी जीत लिया। जो छात्र कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वह उसकी भाषा शैली और उसके ज्ञान के कायल हो चुके थे।
सूर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान की मेहनत और दृढ़ संकल्प के आगे उन्हें घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। कॉलेज के 3 साल बीत गए। सूर्य ने अपने ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में टॉप किया। अब उसके सामने करियर का रास्ता चुनना था। कई बड़ी कंपनियों ने उसे अच्छी नौकरियों के ऑफर दिए जहां उसे लाखों का पैकेज मिल सकता था, लेकिन सूर्य का लक्ष्य पैसा कमाना कभी नहीं था, नहीं ही नहीं। उसे तो उन लाखों अनाथ और गरीब बच्चों की जिंदगी बदलनी थी जो आज भी भूख और अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे थे। उसने फैसला किया कि वह यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देगा और आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनेगा। आईएएस बनना भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसके लिए सालों की कड़ी तपस्या, अनुशासन और अथाह ज्ञान की आवश्यकता होती है। अमीर घरों के बच्चे इसके लिए लाखों रुपए देकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, लेकिन सूर्य के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी किताबें, लाइब्रेरी और उसका टूटा आत्मविश्वास था। सूर्य शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें ठीक से हवा भी नहीं आती थी। सूर्य सुबह 5 बजे उठता और रात के 12 बजे तक लगातार कई घंटे पढ़ाई करता। वह अखबारों के नोट्स बनाता, देश विदेश की समस्याओं का विश्लेषण करता और उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग का लगातार अभ्यास करता। कभी कभी वह जब थक जाता या निराश होता तो वह अपने माता पिता की धुंधली सी तस्वीर निकाल कर देखता और मास्टर रामचंद्र की कही बातें याद करता। सूर्य जब भी थकने लगो तो यह सोचना कि तुमने शुरुआत क्यों की थी, यह सोचकर उसका आलस दूर भाग जाता और वह दोगुनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट जाता। सूर्य ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी और उसे आसानी से पास कर लिया। इसके बाद मुख्य परीक्षा में की बारी आई जो बहुत ही कठिन होती है। सूर्य ने दिन रात एक करके अपने सारे पेपर्स लिखे। कुछ महीनों बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम आया। सूर्य का नाम साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए चयनित छात्रों की सूची में था। अब अंतिम चरण था, दिल्ली में यूपीएससी भवन में होने वाला इंटरव्यू। सूर्य दिल्ली पहुंचा, साधारण सा सूती सूट पहने, मन में थोड़ा सा डर लेकिन आंखों में गजब की चमक लिए वह इंटरव्यू बोर्ड के सामने दाखिल हुआ। बोर्ड में 5 वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी बैठे थे। उन्होंने सूर्य से देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक समस्याओं पर कई कठिन सवाल पूछे। सूर्य ने बहुत ईमानदारी, नम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ हर सवाल का जवाब दिया। तभी इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन ने सूर्य की फाइल देखी और पूछा, सूर्य, आपकी प्रोफाइल से पता चलता है कि आप एक अनाथ है। आपने बचपन से बहुत दबाव और अपमान सहा है। क्या आपके मन में इस समाज के प्रति कोई कड़वाहट या गुस्सा नहीं है जिसने आपको बचपन में इतनी तकलीफ दी? सूर्य ने 2 सेकंड के लिए शांति बनाए रखी, फिर मुस्कुराते हुए बहुत ही सौम्य आवाज में बोला, सर, समाज ने मुझे जो दिया वह उनकी समझ और परिस्थिति थी, लेकिन इस समाज में मुझे मास्टर रामचंद्र जी जैसे गुरु भी मिले जिन्होंने मुझे पिता का प्यार दिया। मुझे कबाड़ी वाले काका भी मिले जिन्होंने बिना पैसों के किताब दी। रेस्टोरेंट के मालिक भी मिले जिन्होंने मेरे गुरु के इलाज के लिए मदद की। अगर मैं अपने दुख और अपमान को याद रखूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। कड़वाहट इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मेरी जिंदगी ने मुझे यह सिखाया कि तकलीफें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर के असली इंसान को तराशने के लिए आती है। मैं समाज से बदला नहीं लेना चाहता बल्कि मैं समाज को बदलाव देना चाहता हूँ। सूर्या का जवाब सुनकर इंटरव्यू रूम में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। बोर्ड के 5 मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे, फिर अचानक सभी ने सूर्य के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने मुस्कुराकर कहा, सूर्य, हमें आप पर गर्व है। 25 मई का दिन था। यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। सूर्य अपने छोटे से कमरे में बैठा मास्टर रामचंद्र जी के साथ फोन पर बात कर रहा था। दोनों के दिल में की धड़कनें तेज थी। अचानक सूर्य के दोस्त ने कमरे में दौड़ते हुए प्रवेश किया। उसके हाथ में मोबाइल था वह चिल्ला रहा था, सूर्य भाई, कमाल हो गया, तूने कर दिखाया। सूर्य ने कांपते हाथों से मोबाइल लिया, पीडीएफ लिस्ट में रोल नंबर सर्च किया। सूर्य कुमार, रैंक 1 आईएएस। सूर्य कुमार ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। वह देश का नया यूपीएससी टॉपर बन चुका था। सूर्य के हाथ से मोबाइल छूट गया। वह फुट फुट कर रोने लगा। यह रोना किसी दुख का नहीं बल्कि सालों के संघर्ष, दर्द, भूख और अपमान के बह जाने का रोना था। फोन पर मास्टर रामचंद्र जी भी रो रहे थे। अगले ही दिन पूरे देश के अखबारों और टीवी चैनलों पर केवल एक ही खबर थी, दिए की रोशनी में पढ़ने वाला अनाथ बच्चा बना था देश का आईएएस टॉपर।
आईएएस बनने के बाद सूर्य ट्रेनिंग के लिए लबासना मसूरी भेजा गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उसकी पहली पोस्टिंग की बारी आई तो उसने सरकार से विशेष रूप से अपने ही गृह जिले का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनने का अनुरोध किया। सरकार ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन काले रंग की सरकारी गाड़ी पर नीली बत्ती चमक रही थी और उस पर लिखा था जिला अधिकारी। वह गाड़ी रतनपुर गांव की ओर बढ़ रही थी। पूरा गांव सूर्य के स्वागत में सड़कों पर खड़ा था। जो झोपड़ी कभी बदहाली में पड़ी रहती थी आज उसके सामने फूलों की बारिश हो रही थी। सूर्य गाड़ी से उतरा। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी फटी झोपड़ी की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। फिर वह आगे बढ़ा और सामने खड़े वृद्ध मास्टर रामचंद्र जी के चरणों में झुक गया। मास्टर साहब ने सूर्य को उठाकर गले से लगा लिया और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सूर्य, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। सूर्य ने गांव वालों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही भावुक भाषण दिया। गांव के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। अनाथ होना कोई अभिशाप नहीं है। असली अनाथ तो वह है जिसके पास साधन होते हुए भी जिसके मन में सपने और दया नहीं होती। आज मैं इस कुर्सी पर बैठकर आप सभी से वादा करता हूँ कि इस जिले में अब कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई में वंचित नहीं रहेगा। कोई भी अनाथ खुद को अकेला नहीं समझेगा। डीएम बनने के बाद सूर्य ने अपने जिले में क्रांतिकारी बदलाव किए। उसने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, सरकार स्कूलों की हालात सुधारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था सूर्य आशा गृह। सूर्य ने अपने व्यक्तिगत खर्च और सरकारी मदद से जिले में एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल बनवाया जहां अनाथ और बेसहारा बच्चों के रहने खाने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था मुफ्त की गई। उस आश्रय आश्रम के मुख्य द्वार पर एक बड़े पत्थर पर सूर्य के शब्द लिखे गए थे, आपकी परिस्थितियां यह तय नहीं करती कि आप कौन है, बल्कि आपका दृढ़ संकल्प यह तय करता है कि आप क्या बनेंगे। सूर्य को उगने से कोई तूफान नहीं रोक सकता। सूर्य रोज शाम को अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर उस आश्रम में जाता और वह अनाथ बच्चों के साथ बैठता, उन्हें पढ़ाता और उनके साथ खाना खाता। जब भी कोई बच्चा उदास होता, सूर्य उसे अपनी कहानी सुनाता और उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा देता। जिस गांव ने कभी एक छोटे से अनाथ बच्चे को दुत्कारा था, आज उसी गांव की माटी गर्व से कह रही थी कि यहाँ से एक सूर्य उगा था जिसने न केवल अपने जीवन के अंधेरे को मिटाया बल्कि लाखों बेसहारा लोग जिंदगियों में उजाला भर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी और मोटिवेशन स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी तो 0.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।